अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए कहर की। उत्तर प्रदेश में 18,000 से ज्यादा नए केसेस आने के बाद हाहाकार मचा हुआ है। स्थितियां उत्तर प्रदेश में बेहद खराब हो चुकी हैं। शायद ही कोई जनपद, गांव, मोहल्ला और शहर कोरोना के कहर से कराह न रहा हो। इस वक्त सबसे ज्यादा हालात जिन 4 शहरों के खराब हैं उनमें राजधानी लखनऊ नंबर 1 की पोजीशन पर है, जहां पिछले 24 घंटे की जो जांच रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 5,362 केसेस, नए केसेस लखनऊ के भीतर आए हैं। लखनऊ का शायद ही कोई गली मोहल्ला बाकी हो जहां पर कोरोना का भीषण संक्रमण न फैला हुआ हो। स्थितियां लखनऊ में बेहद खराब हो चुकी हैं। हालात लखनऊ में नियंत्रण के बाहर हैं। टेस्टिंग के लिए लंबी लाइनें सरकारी अस्पतालों में लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लैबोरेटरीज में प्रशासन ने जांचें लगभग बंद करा दी हैं, जांचें हो नहीं रही हैं। ये जो जांचें हुई हैं प्राइवेट लैबोरेटरीज में, ये कुछ पुरानी जांचों के परिणाम दिए गए हैं, जिसके कारण अब सरकारी अस्पतालों पर जांच का बहुत भीषण दबाव है। किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाएं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं जहां पर लोग अपना सैंपल देने के लिए कतार में खड़े हैं। जिसे नहीं भी होना होगा कोरोना, उसको पकड़ लेगा उन लाइनों के भीतर। टेस्टिंग को लखनऊ के भीतर बहुत कम कर दिया गया है। वाराणसी में भी टेस्टिंग बहुत कम कर दी गई है। प्रयागराज और कानपुर में भी कमोबेश यही हालात हैं। और जहां टेस्टिंग भी हो रही है वहां पर आरटीपीसीआर के बजाय एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, जो कोरोना को पकड़ने में नाकाफी मानी जाती है। एंटीजन टेस्टिंग फेक टेस्टिंग के तौर पर जानी जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट 70% कराए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, लेकिन उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग कैसे रोका जाए इसके लिए सारे एफर्ट्स हो रहे हैं। लखनऊ के हालात यह है कि यहां टेस्टिंग नहीं हो रही है, सीमित मात्रा में है। जो सीवियर कंडीशन में मरीज हैं उनको अस्पतालों में बेड तक नसीब नहीं है, और जो आईसीयू की पोजीशन पे जाने वाले हैं उनको वेंटिलेटर तक नसीब नहीं है। लखनऊ के भीतर ऑक्सीजन की कीमत 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अमीनाबाद जहां मेन सप्लाई सेंटर है वहां पर 3 गुना ज्यादा कीमत पर ऑक्सीजन, वो भी कम क्षमता की मिल रही है। लोग अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। हर प्रभावशाली लोगों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, अधिकारियों का, विधायकों का, मंत्रियों का। लेकिन विधायक और मंत्री भी लाचार हैं, वो अपने लोगों को भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। उनकी अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। हालात इतने अधिक खराब हैं कि अधिकारी अब मंत्री तक का फोन नहीं उठा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ने उत्तर प्रदेश के इन बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा और अपनी व्यथा लिखी कि पद्मश्री और जाने माने इतिहासकार योगेश प्रवीण, जो लखनऊ की शान बताते थकते नहीं थे, उनके साथ किस प्रकार से अमानवीय अत्याचार उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में बैठे अफसरों ने किया। वो तड़पते रहे, उनकी जांच नहीं हुई। उनको कोरोना था, एम्बुलेंस नहीं मिली। अस्पताल जाने से पहले तड़प कर एक एक सांस के लिए मर गए योगेश प्रवीण। पद्मश्री थे। पद्मश्री किसको मिलता है? उत्कृष्ट नागरिकों को भारत सरकार पद्मश्री सम्मान देती है। उन पद्मश्री सम्मान को के पाए व्यक्ति को राजधानी लखनऊ में इलाज नहीं मिला, तड़प कर मर गए। यहां टेस्टिंग नहीं हो रही है, मरीजों को बेड नहीं मिल रही है। प्रेस नोट में बताया जाता है कि 2000 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड हैं। आज तक नहीं सूची जारी हुई कि वो बेड कहां पे हैं। हैरानी की बात है, अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के बजाय राजधानी लखनऊ में शमशान घाट की क्षमता बढ़ाई गई। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ है। 90 के 90 प्लेटफॉर्म बनाए गए ताकि चिताएं जलाई जा सकें। शाम 6 बजे तक की रिपोर्ट है कि लखनऊ के भैंसा कुंड में 67 कोरोना मरीजों की लाशें फूकी गई हैं। यह हालात कैसे उत्पन्न हुए? क्या दूसरी वेब के बारे में अधिकारियों को जानकारी नहीं थी? सबको सब कुछ पता था। 385 दिन से यह टीम 11 किस बात की मीटिंग कर रही थी कि आप टेस्टिंग जैसे सामान्य काम भी बाधित करें। इलाज दे नहीं पा रहे हैं और लोगों की टेस्टिंग भी नहीं होने दे रहे हैं। मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हो रही है। कोविड हॉस्पिटल तक स्वास्थ्य विभाग नहीं शुरू कर सका। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? वाराणसी के अस्पतालों में तिल रखने को जगह नहीं है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है,
और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस कदर मिसमैनेजमेंट किया कि वहां ना तो जांचें हो रही है, ना लोगों को भर्ती किया जा रहा है। चपरासी तक के बैठने की जगह पे मरीज डाले गए हैं वाराणसी में, इतने बुरे हालात हैं वहां के। आज प्रधानमंत्री को अपना विशेष दूत भेजना पड़ा वाराणसी के भीतर। स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज मौत का अस्पताल बन गया है, जिंदा जा रहे हैं लोग और मरकर निकल रहे हैं। हाईलाइट अस्पताल, उर्सला अस्पताल कानपुर, स्थितियां इस कदर खराब हैं बहनों भाइयों कि आपकी हमारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद आइसोलेट होना पड़ा, उनके सचिवालय और उनके घर के लोग, उनके घर पर मौजूद रहने वाले तमाम लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। बड़े लोगों को इलाज मिल रहा है, रिसोर्सफुल लोगों को इलाज मिल रहा है, पैसे वालों को इलाज मिल रहा है, लेकिन आम आदमी और गरीब को कोई इलाज नहीं मिल रहा है। मेरे पास 50 से ज्यादा लोगों की फरियाद आ रही है और मैं उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं हूं। अस्पतालों में जगह नहीं है और जब तक सीएमओ साहब स्लिप साइन नहीं करेंगे कोई भी कोविड हॉस्पिटल मरीज को भर्ती नहीं करेगा। टेस्ट आप करेंगे नहीं, सीवियर कंडीशन में मरीज है तो सीएमओ स्लिप बनाएगा नहीं, फोन उठाएगा नहीं, और अगर किसी तरह भर्ती हो गए तो ऑक्सीजन मिलेगा गारंटी नहीं, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई तो ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। इस कदर खराब व्यवस्था उत्तर प्रदेश के भीतर, ये जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है और बरती गई है वो हैरान करने वाली है। 385 दिन से टीम 11 की मीटिंग क्या इस बात के लिए हो रही थी कि जब दूसरी लहर हम पर हमला करे तो हम उठ भी ना पाए? और अब तक इस बात की जांच नहीं कराई जा रही कि वो कौन लोग हैं जो प्राइवेट लेबोरेटरीज में जांचों को रोकने के लिए टेलीफोन करके दबाव बना रहे हैं। कोविड हॉस्पिटल नहीं शुरू कर पाई उत्तर प्रदेश की सरकार लखनऊ के भीतर। क्या ये तथ्य हैरान करने वाले नहीं है? एक सिटिंग मिनिस्टर को पत्र लिखना पड़ रहा है, अपनी व्यथा बतानी पड़ रही है कि अधिकारी उनका टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं। आम आदमी, खास आदमी सब मर रहे हैं। क्या यही कोविड प्रबंधन की क्षमता थी आपकी? मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई दुर्व्यवस्था उत्तर प्रदेश के भीतर हो नहीं सकती। और यह अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है कि जब कोरोना का दूसरा हमला हुआ ना तो हम तैयार थे, ना हमारे पास संसाधन थे और ना हमारे पास विल पावर थी। सिर्फ क्या था? बयान थे। सिर्फ क्या था? प्रेस नोट थे। ग्राउंड पर हमारी कोई तैयारी नहीं थी। इसी कारण दूसरी पीक ने जब हमला किया हम औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। हमें कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या हो रहा है। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। कुछ बयान सुने फिर एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जो है मानव के लिए बना है, न कि मानव आस्था के लिए। तो इस पूरी लड़ाई में हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके देश की इस लड़ाई में, मानवता की इस लड़ाई में एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। न बेड की व्यवस्था है, न वेंटिलेटर की व्यवस्था है, न वैक्सीन की व्यवस्था है, न इलाज की व्यवस्था है। लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। पूरी तरह सरकार और सरकार की मशीनरी फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ ना टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही, ना बेड की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वो फोन करते तो अधिकारी उनका फोन का जवाब तक नहीं देते। जब कानून मंत्री का हालत एक तो आम जनता कैसे जूझ रही होगी, कोरोना घर घर में फैला हुआ, लोगों की मौतें हो रही हैं, शमशान घाट पर लाश की लाइन लगी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी है। कोरोना की महामारी के साथ आदित्यनाथ जी की सरकार आपराधिक लापरवाही कर रही है। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आज लोगों की जिंदगी के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश में 85 लोगों की मौत हुई है, 85। दूसरा सबसे प्रभावित जनपद प्रयागराज और तीसरा वाराणसी है, जहां नंबर ऑफ न्यू केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट 20% के ऊपर है कई जगहों पर। प्रयागराज में 25% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट है, जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे रहे, यह इंश्योर किया जाना चाहिए। उसके बावजूद संक्रमण का स्तर कितना विकराल है आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। उदयवीर सिंह एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के और मुख्य प्रवक्ता हैं। सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं और कानपुर के हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश दीक्षित मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और एनसीआर यूपी बॉर्डर से कुमार पुष्कल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, स्टेट हेड है हमारे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
मोहसिन रजा साहब, लखनऊ के जहां आप पले बढ़े और मिनिस्टर हैं आप, लखनऊ के हालात इतने इस कदर ख़राब हैं कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन खोलने में डरता हूं कि इतनी सिफारिशें भरी हुई हैं कि लोग सिर्फ एक अदद बेड चाह रहे हैं और आपकी सरकार लोगों को ना तो टेस्ट करा पा रही है, ना बेड मुहैया करा पा रही है, ना लोगों का जीवन बचा पा रही है। देखिए ब्रजेश जी, आपने लगभग 7, 8, 10 मिनट जिस तरह की भी जो भी आपके पास आंकड़े थे या जो भी रिपोर्ट्स थी आपने प्रस्तुत करी है, लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार ने जब पहला पिछले साल आपने देखा था संक्रमण फैला था, पूरी दुनिया जहां पर हार रही थी वहीं पर यही उत्तर प्रदेश को किस तरह से आदरणीय योगी जी ने खड़ा किया था। और उस समय हमारे पास में बिल्कुल भी संसाधन नहीं थे, पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया था, ना लैब थे हमारे पास, ना बेड्स थे, ना हमारे पास ऐसे कोई इंतजाम थे, क्योंकि पैंडेमिक में जाहिर सी बात है हम एक लिमिट के साथ ही काम कर पाते हैं, एक सोच के साथ कि पैंडेमिक आएगा तो हम ये व्यवस्था कर ले, ये व्यवस्था। लेकिन कोरोना जैसी महामारी को लेकर मुझे लगता है पूरे विश्व में भी कोई ऐसी तैयारी नहीं रही होगी, लेकिन उसके बाद भी ईमानदारी के साथ, अच्छी नीति और नियत के साथ में आदरणीय योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतना अच्छा काम किया। आज की मैं बात करूंगा, आपने आज की बात उठाई है, मैं जरूर आपकी बात सुन रहा था, लेकिन जो चीजों को आपने जिस तरफ ध्यान आकर्षित किया उसके विपरीत जाकर आप देखें, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां आदरणीय योगी जी ने 1 लाख बेड की व्यवस्था कर दी थी और 1 लाख बेड की व्यवस्था और हो रही है। और आज जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है वो कोई बताकर नहीं आया है, ये कोई राजनीतिक का मुद्दा, राजनीति करने का नहीं है। जिस तरह से विपक्ष के लोग इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बल्कि उन्हें जिस तरह से बुलाया गया, उन्हें सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया गया, समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं आए, उन्होंने इसलिए नहीं अपना प्रतिनिधित्व भेजा क्योंकि अगर प्रतिनिधि उनका आएगा तो जाहिर सी बात है उसे कुछ बोलना पड़ेगा मीडिया के सामने भी। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। लखनऊ के लाखों लोग सुन रहे हैं और आप लखनऊ के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। मोहसिन रजा, इस शहर की मिट्टी का कर्ज है आपके ऊपर। मैं लखनऊ के मुद्दे को लेकर मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं और लखनऊ में भी जिस तरह से व्यवस्थाएं बाकायदा तरीके से बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि आप और ब्रजेश हम जानते हैं कि अगर आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर अभी हम पहले से बहुत सी चीजें हमारे अधिकारी खरीद कर रख लेते तो यही आप लोग और यही विपक्ष के लोग, देखिए साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी तो पैंडेमिक खत्म हुआ है और इतनी व्यवस्थाएं कर ली, तो व्यवस्थाएं जो मैं कुछ तथ्यों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हम जरूर मानते हैं कम पड़ी है, लेकिन हम आज भी लगातार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे अधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्य, क्या मैं आपको कुछ तथ्यों से अवगत करा सकता हूं? सब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी काम कर रहे हैं। हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है ब्रजेश जी। ठीक है, आपकी नीति नियत साफ है। मैं कुछ तथ्यों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। कैबिनेट मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं और आपके बहुत करीबी मित्र हैं ब्रजेश पाठक। उन्होंने एक पत्र लिखा है, वो पत्र मीडिया में चल रहा है। उसमें उन्होंने कहा है कि लखनऊ में एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, सीएमओ फ़ोन नहीं उठाता है, प्राइवेट लेबोरेटरीज में टेस्ट बंद हैं, मरीज एडमिट नहीं कराए जा रहे हैं, स्थितियां बहुत ख़राब हैं, मंत्रियों का फ़ोन अधिकारी नहीं उठाते हैं। वो आपके मंत्री हैं, आपके कैबिनेट के सहयोगी हैं और आप कह रहे हैं कि लखनऊ में ऑल इज वेल। मोहसिन साहब, सरकारी तंत्र हमारा दिन रात काम कर रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता ब्रजेश जी। हम लोगों के लिए हमारे मुख्यमंत्री से लेकर और हमारा प्रशासनिक अमला दिन रात काम कर रहा है। आपको ये पता पत्र है, क्या झूठ है? में कोविड के लिए क्या ब्रजेश पाठक ने असत्य पत्र लिखा है? देखिए, मैंने कहा ना कि उन्हें हो सकता है कोई बात के लिए किसी को उन्होंने फोन किया हो उस समय। मैंने भी कई अधिकारियों को फोन किए, कभी कभी ऐसा होता है कि फोन नहीं उठता है क्योंकि एक अधिकारी है, 1000 फोन है उसके पास में। हमारा फोन, आपका फोन, आप खुद ही कह रहे हैं, जो परेशान होगा वो हमें आपको फोन करेगा। लेकिन अधिकारी जो बेचारा वहां बैठा है, जो दिन रात काम कर रहा है, उसके घर के 4 लोग पॉजिटिव हैं, उसके साथ भी तो संवेदना रखना चाहिए हमें आपको। ठीक है, ब्रजेश जी के साथ ऐसी बात हो सकता हुई हो, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी दिन रात। क्या योगेश प्रवीण की मौत आपके लिए महज एक इत्तेफाक है? आप क्या कहा आपने? क्या योगेश प्रवीण की मौत आपके लिए महज इत्तेफाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां होती हैं
कि ब्रजेश जी जब हम पहुंचते हैं, हम अपने दोस्त की कल मासी को परेशान रहे, मैं अपने अधिकारियों से लगातार फोन पर बना रहा और वो एम्बुलेंस में थी, उनको हम बेड नहीं दिला पाए क्योंकि हम किसी को हटाकर उन्हें बेड नहीं दिला सकते थे। देखिए, क्योंकि पेंडेमिक आया है, वो किसी को बताकर नहीं आया है। मोहसिन रजा मिनिस्टर हैं और अपने रिश्तेदारों को बेड नहीं दिला पाए हैं। या इतने लोग इफेक्टिव होंगे जी। अच्छा, दूसरा एक तथ्य और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। कोविड अस्पताल आप क्यों नहीं शुरू कर पाए लखनऊ के भीतर, इसका क्या कारण है? ब्रजेश जी, आपको कोविड से बाहर निकलने का अवसर किस दिन मिला है, वो दिन बता दीजिए मुझे। आप कोविड हॉस्पिटल क्यों नहीं शुरू कर पाए, ये दूसरा तथ्य है। के साथ साथ हमने और सुनिए, मुख्यमंत्री जी ने जांच बिठाई है, बेड्स अवेलेबल थे, जांच बैठी है, ट्रांसफर किया, जांच बैठी है, अच्छी व्यवस्थाएं लगाकर रखी हुई हैं। तो कोविड हॉस्पिटल क्यों नहीं शुरू कर पाए आप? बना रहे हैं हम, लेकिन अभी हमारे पास में 10 महीने के अंदर हमें लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। कोविड हॉस्पिटल से ज्यादा है कि वहां पर हम वो व्यवस्थाएं स्थापित करें, ताकि कोविड हॉस्पिटल बनने में थोड़ा समय लगता है, आप भी जानते हैं। कौन सा समय लगता है व्यवस्थाएं देना, भाई? 385 दिन से, और उनको मोहसिन भाई 385 दिन हो गए इस पैंडेमिक को आए। आपने एक टीम 11 बना रखी है, डेली बैठक करते हैं। आपको इतना वक्त लग रहा है कि आप एक कोविड हॉस्पिटल नहीं बना पाए और आज खुद मुख्यमंत्री को इसकी जांच के आदेश देने पड़े। आदेश की प्रति मेरे पास है, डिबेट के बाद आपके पास भेज दूंगा। देखिए ब्रजेश जी, जो बात आप कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य को लेकर इतना बड़ा बजट, इतिहास में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा स्वास्थ्य सेवाओं मैं को लेकर क्या करूं इतने बड़े बजट का, जब मेरे शहर के, मेरे प्रदेश के भाई बहन मर रहे हो। मैं क्या करूं इतने बड़े बजट का, जो नहीं हुई है। इतने बड़े बजट का मैं क्या करूं जब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जिनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, आप अपने रिश्तेदार को भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर हमारे पास वहां पर अवेलेबिलिटी होगी, हम किसी भी अपने नागरिक को हटाकर थोड़ी दे देंगे। अब अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं कल को पॉजिटिव हो जाऊं और व्यवस्था नहीं होगी, ईश्वर न करे तो आप पॉजिटिव हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें। आप मेरे दोस्त हैं और आपकी सेहत की मैं कामना करता हूं। आप हमेशा स्वस्थ रहें। कैसे साबित करने लगेंगे? ब्रजेश जी, मैं आपसे सीधी सी बात कह रहा हूं कि अगर कल मुझे पता चले, मैंने आज टेस्ट कराया है, कल मेरा पॉजिटिव आ जाए, मान लीजिए वहां पर व्यवस्था नहीं है और वहां पर पहले से फुल है, क्योंकि पैंडेमिक है, ये कोई वो वाली व्यवस्था नहीं है, ये आपदा है। आपदा में ऐसा हो सकता है, हम उसकी तैयारी करते हैं, फिर भी कम पड़ती है। ओके, एक और बात कही गई 3 दिन पहले, आपने भी वो खबर पढ़ी और शेयर भी की थी कि 24 घंटे के अंदर लखनऊ में 2000 आईसीयू वेंटिलेटर युक्त बेड तैयार कर लिए जाएंगे। क्या आप या सरकार वो सूची जारी कर सकती है कि वो 2000 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड कहां और किन अस्पताल में है? बिल्कुल भी आपको सूची भी दे दी जाएगी और आपको जहां जहां हम लोगों ने इंतजाम किए हैं वहां पर आपको सारी सूची किन किन अस्पतालों में और कौन सी नई जगहों पर इसको लेकर रात दिन बैठकर, चूंकि मैं भी कल बैठा हुआ था कहीं, वहां पर भी 300 बेड जहां पर आ रहे थे, वहां पर भी हम चर्चा में थे, बैठे थे किसी मंत्री जी के साथ में, तो हमने भी जाकर कहा था कि हाँ, ये इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी नया बना हुआ है। तो हम लोगों ने कोई भी चीज को, कोई भी संभावनाएं मिली हैं कि जनता को फौरी तौर पर राहत कैसे दी जाए, इनकी जान बचाना, संक्रमण से बचाना, ये सरकार की प्राथमिकता है। आप ब्रजेश भाई, आप समझने की बात कीजिए, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, हम सबको एक दूसरे को बचाना है। तो बचाने के लिए 385 दिन क्या कर रहे थे फिर? देखिए, मैंने कहा कि पिछली सरकारों में जो भी चीजें आपने देखी, आपसे ज्यादा बेहतर उत्तर प्रदेश के हालात को कोई नहीं जानता है और सच्चाई भी आप खूब जानते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो ठीक है, आप जो भी बात कहेंगे मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आदरणीय योगी जी ने ईमानदारी के साथ में और खास करके ये कोविड के दौरान जितना उन्होंने काम किया है, इसकी तारीफ विश्व में हुई है और WHO ने की है। और आज जो ये सेकंड वेव में जो चीजें फैली हैं, जो संक्रमण की तीव्रता है, उसको रोका कैसे जाए, उसमें हम अपने लोगों को बचाएं कैसे, उसके लिए भी वो दिन रात एक कर रहे थे। और सारे अधिकारी कर्मचारी, उसमें आपको देखा आपने कि कितने अधिकारी और कर्मचारी, डॉक्टर्स हमारे पॉजिटिव हुए, उसके बाद भी व्यवस्थाएं चालू हैं। मोहसिन रजा साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप तो चूंकि लखनऊ में पले बड़े हो, आप रात में कैसे सो पाते होंगे जब आप अपने लोगों की मदद खुद नहीं कर पाते होंगे? तो
मैं मदद हमारी सरकार कर रही है, लोग कर रहे हैं, तमाम समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं, हम उनका धन्यवाद करेंगे। लेकिन ये पैंडेमिक है ब्रजेश जी, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अरे ये एक इसमें ऐसी राजनीति आपदा कहां से आ है, गई? ऐसा आपसे कोरोना अच्छा का इलाज ऐसा मांगना करोड़ कोई है। राजनीति है? नहीं, जिस तरह से इस तरह की बातों पर जो राजनीति हो रही है, हम उनसे कह रहे हैं कि आपके लिए हम सबको एक साथ मिलकर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए खड़ा होना होगा। ऐसे समय पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना होंगे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक आरोप दूसरे की बिल्कुल नहीं जान बचाना लगेंगे। है। लेकिन आप एक बात जान बताओ, है तो जहान है। एक बात बताइए, ये पहली बार हुआ है कि अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने की बजाय शमशान घाटों पर लाशें कैसे जलाई जाए उसकी क्षमता बढ़ाई गई। ये क्या बात अचरज में नहीं डालती? बहुत, ये जो बात आपने कही है बहुत अफसोस और बहुत ही दुख की बात है कि कोरोना के चलते बहुत सारे लोगों ने जान खोई है। हमारी पूरी संवेदना है, सरकार उनके परिवारों के साथ में है, हमारा प्रयास है। लेकिन अब उस मुद्दे को इससे जोड़ा जाए कि क्षमता बढ़ाई जाए, तो अब आप ये बताइए कि मैंने एक बात आपसे कही कि ये सारी चीजें जहां पर चर्चा हो रही, क्या इससे पहले कभी इस तरह की चीजें हुई थी? हाँ हुई थी, एक साल पहले हुई थी, एक साल पहले आई थी, तो कोई भी एक चीज हो वर्ष पहले सकती आई है। थी। हमें आपको सबको आप समझ में आ रहा अनप्रिपेयर्ड है। हैं। नहीं, अनप्रिपेयर्ड नहीं है। आपदा में प्रिपरेशन, अच्छा बाढ़ आती है, बाढ़ में एक संसाधन तैयार कर लिया जाता है कि मई जून के बाद जुलाई में अगस्त में बाढ़ आ सकती है। आप कितनी व्यवस्था करेंगे? मान लीजिए बहुत बड़ा प्रलय आ गया, पूरे के पूरे शहर बहने लगे, तब कौन सी व्यवस्था आप शहर में करके रखते हैं? तब आप कहां से रोक तो आप लीजिएगा? ये मानते हमें हो कि बताइए। प्रलय आ तो चुका इसके है और लिए व्यवस्था हम चरमरा आप सब गई है। मिलकर एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो। ऐसा समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ये सब निकल जाने के बाद भी हम तमाम बातें कर सकते हैं। इस समय हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ओके, ऑल राइट। आपके मित्र उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी हैं, मैं उनको स्क्रीन पे लेना चाहता हूं। उदयवीर जी को स्क्रीन पे लाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका उदयवीर सिंह जी। लखनऊ और उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, विशेष तौर पर राजधानी लखनऊ में, वाराणसी, प्रयागराज, पॉजिटिविटी रेट बहुत बढ़ा हुआ है, नए केसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, टेस्टिंग बाधित है, मरीजों को बेड नहीं मिल पा रही है और अचानक आ गई विपत्ति, ऐसा मोहसिन भाई कह रहे हैं। देखिए, मोहसिन भाई ने बहुत सारी बातें कहीं और जो एक सीमाएं होती हैं अपनी, उनके तहत उन्होंने बहुत कोशिश की छुपाने दबाने की बात। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये, पैंडेमिक में प्रदेश के लोगों के साथ खड़े होकर लड़ने की जरूरत है। तो लेकिन योगी जी का हेलीकॉप्टर तो बंगाल और केरला में लगातार बता रहा है कि राजनीति पहले है, प्रदेश के लोगों को बाद में देखेंगे। प्रदेश के मंत्री बेड नहीं दिला पा रहे रिश्तेदारों को। मोहसिन भाई ने कहा 2000 जो 24 घंटे में बेड तैयार होने थे, पता नहीं कहां खो गए। मोहसिन भाई को नहीं मिल रहे, हमें कहां से मिलेंगे? राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि अखिलेश जी ने कोई भेजा नहीं। अरे अखिलेश जी को किसी ने बुलाया था, उसकी चिट्ठी क्या? ब्रजेश भाई आपसे पूछता हूं, आपने देखी है? अखिलेश जी हरिद्वार गए हुए थे, सब जानते नहीं है? पार्टी कार्यालय में चिट्ठी नहीं भेजते आप? थोड़ा तो जो कहते हो उस पर तो कायम रहो। राजनीति करने का मुद्दा नहीं है तो क्यों झूठ बोलते हो टीवी पे आके? और ये दूसरा झूठ कि किसी को पता नहीं था ये आने वाला है। जैसे फर्स्ट वेव आई थी ब्रजेश जी, उसी रूट से सेकंड वेव आई है। फर्स्ट वेव में आप पलायन पॉलिसी नहीं बना पाए थे, आपने माना था। फर्स्ट पॉलिसी में आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, आपको पता नहीं था। तो सेकंड वेव का रास्ता तो मालूम था, किसको नहीं पता था? जैसे फर्स्ट वेव आई है उसी तरह उसी अंतराल के बाद सेकंड वेव आई है। लेकिन आप तो WHO का सर्टिफिकेट ले आए थे कि यही हमारा कवच और कुंडल है कर्ण वाला, जिससे हमारे प्रदेश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोरोना आएगा। WHO उदयवीर जी, हालात इतने खराब हुए कैसे? आप उसके पीछे के कारण क्या मानते हो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि हालात बहुत खराब हुए? मैं आपसे कारण क्या है? मैं इसलिए मानता हूं कि सरकार ने पिछली मौतों को नहीं देखा, बीमारी को नहीं देखा। सरकार ने 11 चमचे बिठा लिए, चमचे बोल रहा हूं आज, जो केवल मुख्यमंत्री की चमचागिरी करते हैं। और वो लोग लगातार ये रिपोर्ट देते रहे कि अब कोरोना चला गया, इसको जीतने का श्रेय ले लो। विक्ट्री साइन दिखाते रहे। एग्जाम्पल दूंगा आपको।
अखिलेश जी ने ट्वीट करके बताया कि कैंसर हॉस्पिटल पिछले 4 साल से तैयार है, 4.5 साल से। समाजवादी पार्टी के साइन का बना था, अगर चाहते तो 6 महीने में शुरू कर देते। परसों उन्होंने कहा कि कोविड के लिए ही शुरू कर दीजिए। अब सुना है मुख्यमंत्री जी उसको शुरू करना चाहते हैं। आपको बेड की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो व्यवस्थाएं तैयार हैं आप क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? सोच नहीं है, समझ नहीं है, या आपकी मंशा खराब है? जी, सुची विश्वास मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आपके यहाँ कमेटी की प्रवक्ता हैं। मुझे लोगों ने अप्रोच किया कि हमारा टेस्ट करा दीजिए। जी, एक मिनट जी, हमारा टेस्ट करा दीजिए। मैंने कई लोगों को फोन किया, उन्होंने कहा प्राइवेट लैब्स को मना कर दिया गया है। यह अक्षम्य अपराध है कि लोगों को टेस्ट करने से मना कर दो ताकि आंकड़े ठीक रहें। अमीर को इलाज की बात आप कर रहे हो, गरीब को तो बीमार मान ही नहीं रहे आप। जी, ऑल राइट, जब उसका टेस्ट नहीं होगा, थैंक यू। नेक्स्ट राउंड में मैं आपको दवाई टाइम नहीं दूंगा, मिलेगी। तब आप बोल लीजिएगा। इसीलिए ये हो रहा है सुची कि विश्वास, सरकार कहती है थैंक यू 30 सुधीर जी, मरे शुक्रिया और आपका। शमशान में 120 लाश पहुंचती है। जी, सुची विश्वास, इतने हालात कैसे खराब हो गए? क्या सरकार तैयार नहीं थी या सरकार की तैयारियां ठीक नहीं थी? अब सरकार को खुद जांच बिठानी पड़ रही है कि कोविड हॉस्पिटल क्यों नहीं शुरू हुए। टेस्टिंग की उत्तर प्रदेश में हालत बहुत ही खराब है, मरीजों को बेड तक नहीं नसीब हो रही है। इन सब के पीछे की वजह आप क्या मानती हैं? जाहिर सी बात है कि सरकार की अदूरदर्शिता, सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया चीज़ों को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार कि अब कम से कम 4 बरस के बाद उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब वो गंभीरता से हैं, क्योंकि वो बीजेपी के स्टार प्रचारक और संघ के पोस्टर बॉय हैं, तो उनकी प्राथमिकता कभी भी 23 करोड़ जनता नहीं रही। और सरकार की इग्नोरेंस, देश और प्रदेश के हालात जो भयावह और दुर्भाग्यपूर्ण हुए हैं, अभी हमारे मोहसिन साहब तमाम जस्टिफाई कर रहे थे कि कुदरती है, कहर है, प्रलय है। ये वही है जिसको यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि नेशनल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। तब आप एमपी गवर्नमेंट टॉपल कर रहे थे, आपने एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग नहीं रोकी, आप नमस्ते ट्रंप का आयोजन कर रहे थे, मोटेरा स्टेडियम में 22 किलोमीटर की दीवार बना रहे थे, और तो और महामारी को कम्युनलाइज कर रहे थे, तबलीगी प्रोपेगेंडा खेल रहे थे, सब्जियों के ठेले पर आप झंडे लगा रहे थे, और आपके बुद्धिमान मंत्री पापड़ खाने की सिफारिश कर रहे थे भाभी जी के, उससे भी बच रहा था। तो आपके मैडम, एक मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि उनका फोन नहीं उठ रहा है, भर्ती नहीं करा पा रहे हैं, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, टेस्टिंग बंद है। देखिए, सरकार ने ताली थाली दिया, आसमान से पुष्प वर्षा, तबलीगी, बहुत सारा ड्रामा कर लिया, लेकिन इस आपदा को अवसर बनाते हुए पीएम केयर में फंड लिया, सीएम केयर में फंड लिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से पैसा काटा, इवन पेंशनर्स से, इवन वॉलंटियरली लोगों ने बहुत पैसा दिया, और हुआ क्या? 8,000 करोड़ का विमान प्रधानमंत्री जी ने खरीदा, ग्लॉसी रैलीज हो रही हैं। सरकार ने अगर कोई भी मैं आपसे उत्तर प्रदेश के हालात जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ ऐसी नौबत क्यों आई मैडम? मैं दिल्ली या देश की बात फिर आगे कर लूंगा, अभी तो हमारे अपने शहर और राज्य संकट में है। नहीं, तो राज्य में भी बनारस का आपने अभी जिक्र किया, तो आपको प्रधानमंत्री जी का रोड शो स्पॉन्सर्ड बाय सम गुटखा किंग। अब वो स्पॉन्सर्स, वो क्रोनी कैपिटलिस्ट कहाँ हैं जो सरकार के सहयोग से दलाली कर रहे हैं? अब तो राफेल में भी सिद्ध है जी। अब वो लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? सरकार जिनके सहयोग से सरकार चला रही है, ब्रांडिंग, मीडिया मैनेजमेंट, प्रोपेगेंडा, कंट्रोवर्सी, गवर्नेंस की। तो राजस्थान में आपकी सरकार है, आपने कौन सा मैनेजमेंट कर लिया? महाराष्ट्र में आपके गठबंधन की सरकार है, आपने कौन सा मैनेजमेंट कर लिया? नहीं, तो जो आपके पास भी तो कोरोना को लेकर कोई विजन नहीं है। देखिए, जो आप कौन सा उनसे अलग हैं? देखिए, कम से कम विवेक और बुद्धि का परिचय तो दिया, आपको भाभी जी पापड़ खाने की सलाह तो नहीं दी। जो लोग नैतिकता के आधार पर अपने पदों पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जिम्मेवार हैं, मैंने पहले भी कहा है कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है, कोई जनाजा तो नहीं। अभी 8 दिन, आज ही से नवरात्र है। मैं आपको सीधे कानपुर ले चलता हूं। हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश दीक्षित इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अवनीश, कानपुर के क्या हालात हैं, थोड़ा लोगों को बताइए। टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है? मरीजों को बेड मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? कैसे हालात हैं कानपुर में? कानपुर के हालात सिर्फ उन्हीं जनपदों के तक रहे हैं, जो इलाहाबाद की बात करें, बनारस की बात करें, लखनऊ की तरह, तो उनसे अलग नहीं है कानपुर। सबसे महत्वपूर्ण बता दूं कि यहाँ पर प्राइवेट लैबों में टेस्टिंग बंद करने के साफ साफ आदेश दे दिए गए, लिखित में नहीं दिए गए हैं। यहाँ के जिला कलेक्टर और यहाँ कमिश्नर ने कह दिया अगर आप लोगों ने जाँच की तो आप खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में जो जाँचें हो रही हैं उनके रिजल्ट 5-5, 6-6 दिन बाद आ रहे हैं जब मरीज मर जा रहा है। और सबसे बुरी हालात तो तब हो रहे हैं कि एक बेड के लिए लोग चक्कर लगा रहे हैं माननीयों के। भारतीय जनता पार्टी कई मंत्री कानपुर से हैं, कई विधायक कानपुर से हैं, लेकिन वो इस कोरोना काल में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जनता उनको पोस्टर लगा कर ढूंढ रही है, जनता उनके लिए चिराग लेकर ढूंढ रही है, जनता उनको फोन कर रही है, उनके फोन के पिक नहीं उठा रहे हैं और माननीय फोन नहीं उठा रहे, फोन पे आ रहे हैं।
और सबसे बुरी हालत तो ये है कि जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक शवदाह हैं उनमें लोगों को 2-2 दिन लाइन लगाकर अपने शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है, क्योंकि आम साधारण जगहों पर इनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा सकता। ये बता दिया जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सीएमओ जो कानपुर के हैं वो बताते हैं कि उन्होंने 23 साल से अन्न नहीं खाया है। वो इतने ईमानदार हैं कि किसी का फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो फ़ोन उठाएंगे तो काम करना पड़ेगा, जनता को सुननी पड़ेगी। जो सुनना ही नहीं उनको, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। बद से बदतर हालत कानपुर का। और सबसे पर आप मुझे बताइए कि टेस्टिंग वहां क्यों नहीं हो पा रही है? टेस्टिंग कितने हॉस्पिटल्स में चल रही है और टेस्टिंग के क्या हालात हैं अविनीश जी? देखिए, खाली 5 सरकारी हॉस्पिटल में टेस्टिंग हो रही है। जो प्राइवेट नर्स जो पैथोलॉजी थी उनको साफ मना कर दिया, कोई टेस्टिंग नहीं होगी। और आज टेस्टिंग ये बहुत ज़्यादा, एक दिन में 3,000 से 3,500, कभी कभी 4,500 हो जाती है, बहुत अधिकतम जगह जाती है। 8 से 10,000 से टेस्टिंग हो रही है। उनके रिजल्ट 5 से 6 दिन बाद आ रहे हैं। जब तक आदमी मरने की स्थिति पहुँच जाता है या मर जा रहा है। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इतने पावरफुल मिनिस्टर हैं, सतीश महाना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखते हैं, क्या वो लोग भी कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, ताकि कानपुर के हमारे भाइयों और बहनों को कम से कम इलाज तो मिल पाए? सर, एक बेड के लिए लोग परेशान हैं। आपको आज की घटना बताता हूँ। एक महिला जिन्होंने पिछले कोरोना काल में लोगों की बढ़ चढ़ के सेवा की, इसी जिला प्रशासन ने उनको कोरोना योद्धा का सम्मान दिया। कल जब वो बीमार हुई, उनको खुद बेड नहीं मिला। उनके लिए कई बार कहा गया, उनको बेड नहीं मिला। आज अंततः उनकी मौत हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अकेले सतीश महाना छोड़ दीजिए, इस कानपुर नगर में अजीत सिंह पाल, जो कानपुर देहात से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, अब मंत्री हैं। इनके पिताजी विधायक थे, मर गए थे, उनकी जगह मंत्री बने, वो गायब हैं। यहाँ से वो जो यहाँ पे प्रेमता कटियार जी हैं, इनकी बेटी मंत्री बनी है, ये गायब हैं। यहाँ जो सांसद सत्येंद्र पचौरी, वो गायब हैं। यहाँ से जो विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के और विधायक तो हैं, इन अधिकारियों को इस मनमानी की छूट कौन दे रहा है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल या लेबोरेटरीज पे दबाव बनाइए और जांच मत करिए? क्या ये ऑर्डर सिर्फ जिलाधिकारी कमिश्नर के स्तर पे है या ऊपर से आया आदेश है? देखिए, जिलाधिकारी कमिश्नर से इस बारे में बात की गई, वो खास की बात को टाल रहे हैं। और वो इशारे में जरूर कह रहे हैं कि हम लोग मजबूर हैं। कोरोना काल जो दूसरी वेव आई है, इसमें हम लोग मजबूर है। पिछली बार हम लोगों ने जो आंकड़ों खेल करके तो कंट्रोल कर लिया था। तो आपदा का अवसर पिछली बार जम के बदला गया। तत्कालीन जो कमिश्नर यहाँ थे, उन्होंने खूब जम के आपदा का अवसर बदला। जो डीएम थे, उनको भी फायदा पहुँचाया गया, उन्होंने भी खूब लिया। और जो सीएमओ थे, वो तो यहाँ से कई करोड़ रुपए लेके गए। मैं इस तथ्यों के साथ इसको प्रूव कर सकता हूँ कि जो अशोक शुक्ला थे, यहाँ करोड़ रुपए कमा कर यहाँ से गए थे। और अब यही हालात यहाँ बन रहे हैं। ईमानदारी के नाम पर मरीजों से सब खिलवाड़ किया जा रहा है। ओके, शुक्रिया आपका अविनीश, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको एनसीआर ले सकते हैं, कुमार ले चलते हैं। कुमार पुष्कल हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ से कनेक्ट हो चुके हैं। आज मैंने अपने संवाददाताओं को, ब्यूरो चीफ लोगों को इसलिए जमा किया है ताकि हम ग्राउंड रियलिटीज़ बता सकें और क्या चल रहा है एक्चुअली ग्राउंड पे, उसके बारे में जानकारी दे सकें। पुष्कल, क्या हालात हैं इस वक्त यूपी बॉर्डर के? थोड़ी देर पहले खबर आपने भेजी थी कि पलायन काफ़ी तादाद में बढ़ गया है, क्या ये बात सही है? और किस माध्यम से ये लोग वापस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़े ताजुब की बात है, मैंने सुन रहा था जो मंत्री हैं मोहसिन रजा साहब, उनका कि अभी तक लखनऊ में कोविड अस्पताल नहीं बनाया गया है। लेकिन मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 14 से ज़्यादा जो अस्पताल हैं, वहाँ कोविड सेंटर्स लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि नॉन कोविड जो पेशेंट्स हैं, उसकी एंट्री इस अस्पताल में नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी सबक मिला है पिछले जो पैंडेमिक था दिल्ली को। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे इस बार काफ़ी सीरियसनेस दिखाई है। साफ तौर पे 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के लोग हैं, ट्रेसिंग सबसे पहले सरकार का सबसे पहला काम था, ट्रेसिंग। और जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, दूसरी बात कि जो एक मरीज है उनके साथ में कितने लोग बहुत दिनों से घूम रहे हैं। लेकिन अगर पलायन की बात करें तो आपने बड़ा सवाल उठाया है, लेकिन अभी कुछ जगहों से लोग उत्तर प्रदेश और बिहार जाते दिखाई दिए हैं। आज मेरे संवाददाता जो उस्मानी है, उन्होंने कवर जरूर किया था आनंद बिहार और आईएसबीटी से। कुछ क्या ये लोग बसों के जरिए या ट्रेन के जरिए या फिर अपने साधनों से उत्तर प्रदेश के लिए लौट रहे हैं पुष्कर? देखिए ब्रजेश जी, अभी तो फिलहाल जो बसें चल रही हैं, ट्रेनों का आवागमन जारी है। तो लेकिन अभी जो बसों के माध्यम से मुरादाबाद पहुंचे, बदायूं पहुंचे, लेकिन अभी फिलहाल
जो दिल्ली की बात करें तो पलायन चूंकि रुका हुआ है, सरकार के पास तमाम जो उन्होंने दावे थे कि लोग अभी दिल्ली में रहें, कामकाज अभी चल रहा है सुचारू ढंग से, लेकिन अभी तक साफ तौर पे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मास लेवल पर पलायन हो। लेकिन कुछ हाथ जो बस स्टेशन है वहां से लोग इस बात को लेके जा रहे हैं कि कहीं लॉकडाउन हो जाए तो हम लोग को दिक्कत होगी पिछले बार की तरह। ओके, वीरेन जी आ गए हैं डिबेट में। वीरेन जी, क्या पोजीशन है उत्तर प्रदेश की, विशेष तौर पर लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज, इन जगहों पर स्थितियां ज़्यादा खराब हैं। ऐसी खराब स्थिति कैसे आई कि एक मंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को जांच के आदेश देने पड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय, घर, बाहर हर जगह जिस तरह का कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं, उनको इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। इन सब के पीछे कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, अभी कहा जा रहा था कि ये महामारी है, इसमें कोई व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो सकती। बात सही है, आपदा है, हम मानते हैं, लेकिन गैस मास्क जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो ब्लैक हो रहा है, बिस्तरा अस्पताल में है नहीं, और ये रोज़ दावा करते हैं कि आज इतना सिलेंडर बढ़ा दिया, आज उतना बढ़ा दिया, आज इतने बेड बढ़ा दिए। ये कोई संख्या बताते नहीं हैं। और आज ब्रजेश पाठक की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा कि उन्होंने हिम्मत लिखकर एक पत्र लिखा और सच्चाई स्वीकार की कि उनके कहने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली और योगेश परवीन की जान चली गई। उनके यहाँ हजारों लोग रोज आ रहे हैं, वो लोगों को अस्पताल में एडमिट नहीं करा पा रहे हैं, न सीएमओ फोन उठा रहे हैं, न डीएम, न कोई व्यवस्था काम कर रही है। तो भैया, ये बेड जो बनाए गए हैं किसके लिए बनाए गए, कहाँ बने हुए हैं और किसको एडमिट किया जा रहा है? लोगों की जांच रिपोर्ट 4-4 दिन 5-5 दिन से नहीं आ रही है। मंत्री कैबिनेट ये पत्र लिखकर चिल्ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख जांच रोज कर रहे हैं। तो ये किसकी जांच कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। लोगों के ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जा रहा है, उनके परिजन छटपटा रहे हैं और उनको पास कोविड रिपोर्ट तक नहीं है कि वो नॉन कोविड में भी नहीं भर्ती हो सकते और कोविड अस्पताल में भी नहीं भर्ती हो सकते। कहीं का नहीं छोड़ा है लोगों को। लखनऊ में मौत, मातम, इसका एक तरह से कहा जाए वातावरण है। शमशान घाट पर पुलिस ने चूक नहीं की, वहां भी लोगों से वसूली करने में जुटी है, गाड़ियां उठाई जा रही हैं, वहां भी लोगों से कहा जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, उनसे वसूली हो रही है। कितना दर्दनाक मंजर है। 5300 से ज्यादा केस आज लखनऊ में आए हैं और ये सरकार कह रही है कि हम सबको बेड दे रहे हैं। अरे अब तो लग रहा है कि भाई स्टेडियम को अस्पताल बनाओ, मैदान को अस्पताल बनाओ, हजार बेड एक साथ डालो, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। देखिए, बनारस में व्यवस्था फेल कर रही थी। प्रधानमंत्री के पसंदीदा अफसर हैं अरविंद शर्मा, वो पहुंच गए हैं, उन्होंने वहां मोर्चा संभाल लिया है। अब वो लगातार बनारस में कैंप करेंगे। उन्होंने तेजी लाने के निर्देश दिए वहां डीएम, एसपी, पुलिस कमिश्नर सबसे। प्रधानमंत्री ने बहुत दिन देखा उत्तर प्रदेश सरकार का कि क्या व्यवस्था कर रही है, अब वो सीधे वहां से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, लखनऊ के डीएम ने सारे पैथोलॉजी को फटकारा कि जांच रिपोर्ट नहीं देना है, नहीं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा, तुम सबको जेल भेज दूंगा। आज मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसीएस, एसपी गोयल कोरोना पॉजिटिव हो गए। मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया, उनके ओएसडी, उनके अफसर सब कोरोना पॉजिटिव हैं। कितने अफसर वेंटिलेटर पर जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। आप आपदा की बात कहकर खाली कब तक चीजों को भटकाते रहेंगे। ये कहते हैं साहब कि WHO ने हमारे काम की बड़ी तारीफ की, तो इनका हाथरस पे और किसान आंदोलन पर जब विदेश में चर्चा होती है तो इनको दर्द तब बहुत होता है। तब ये कहते हैं हमारा घरेलू मामला है, बाहरी लोग न बोलें। और बाहर में एक जरा से कोई लिख देता है तो ये कहते हैं हमारा डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। और यहाँ बेड उपलब्ध नहीं है। पता नहीं कौन साढ़ा मऊ से लेके PGI से लेके KGMC तक एम्बुलेंसें नहीं है, 10-10 घंटा लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं सुबह से देख रहा हूँ आप भी काफ़ी लोगों को एडमिट कराने के लिए संघर्षरत हैं। कितना कामयाब हो पाए हैं आप जैसे प्रभावशाली पत्रकारों की क्या स्थिति है? देखिए, पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। एक मरीज को आज एडमिट नहीं करा पाए।
कम से कम 20 सिफारिशें आई, ना सीएमओ ना एडिशनल सीएमओ, जो अधिकारी सीएमओ कार्यालय के मुझे जानते थे वो तक भी अब लाचार हैं, वो भी नहीं एडमिट। दूसरा, कई ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनके पास कोविड जांच तो हुई, रिपोर्टें नहीं है, हालत खराब है। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना चाहते हो तो कहते साहब हमारा कोविड की रिपोर्ट पहले लाओ तो हम एडमिट करेंगे, अगर नॉन कोविड हो एडमिट कर लेंगे, कोविड है तो सरकार पे जाओ। अब दोनों कहीं लायक नहीं छोड़ रहे हैं लोगों को, लोग तिल तिल कर मर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ लोग खून के आंसू रो रहे हैं। अच्छा, आप सोचिए जिस सरकार में अब विधायक और मंत्री न सुनी जा रही हो, अब आम जनता कोई बात सुनी जाएगी? मोहसिन रजा साहब को अपनी सरकार पर बड़ा भरोसा है, भाई मंत्री और विधायक को अपने सरकार की तारीफ करनी है, इनको नौकरी करनी है, इनको विधायकी करनी है, मंत्रालय संभालना है। ये कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, भाई विपक्ष का अस्पताल में बिस्तर लगावे या विपक्ष कहीं चले ईटा गारा लेके अस्पताल जोड़े बनावे, अस्पताल खड़ा कर दे। अरे विपक्ष तो राजनीति करेगा, आपको किसने अस्पताल बनाने से, बेड बनाने से रोका है? कोई रोका तो है नहीं। विपक्ष इसमें क्या करे? राम मंदिर नहीं बन रहा है, विपक्ष नहीं बनने दे रहा है, अस्पताल में इलाज नहीं बन रहा है, विपक्ष नहीं मिलने दे रहा है। ये तो शुक्र मनाइए कि ब्रजेश जी कांग्रेस ज्यादा नहीं चिल्ला रही कोरोना पे, नहीं ये तो कह देते ये भी नेहरू की वजह से है ये कोरोना। अभी हमारे मंत्रियों ने भी बोलना शुरू नहीं किया है, ये भी बड़ी मुसीबत ला के ठेल देते। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिन सरकारों के भरोसे बैठे हैं वो लाइन लगाने की बड़ी विशेषज्ञ हैं। ये पहले नोटबंदी करती है, लाइन लगवा देती हैं, ये जीएसटी करती है, व्यापारियों से लाइन लगवा देते हैं, ये सीए लाते हैं, ये प्रमाण पत्र के लिए लाइन लगवा देते हैं, ये किसानों को कानून लाकर उनकी लाइन लगवा रहे हैं, लॉकडाउन लगाते हैं, मजदूरों की लाइन लग जा रही है। भाई कोरोना ने पूरे देश को तबाह कर दिया, लेकिन बीजेपी के नेता दावे करते जा रहे हैं जी। भाई इनकी सब बातें सही हैं और अंत में इनको वोट मिल जाएगा, चाहे कोरोना आए, चाहे आंधी, चाहे तूफान। तो कुल मिलाकर जब राजनीति इस दिशा में है तो आप भाई, अब तो उनकी हर बात सही है, लेकिन ये मौत लोगों के सामने नाच रही। लखनऊ में मातम का हाल है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोगों को ना जांच रिपोर्ट है हाथ में, और अगर जिसके हाथ में रिपोर्ट है उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है। कैसे होगा इस देश में, कैसे चलेगा? लाशों से पट जाएंगे शहर, शायद ऐसी आसार नजर आ रहे हैं। और पता नहीं कब या तो सेना बुला ली जाए, अब सेना ही कुछ कंट्रोल करे, या पूरा कर्फ्यू लगा दे, लॉकडाउन कर दे, कुछ तो करे, कुछ तो नहीं। हाई कोर्ट ने तो सजेस्ट किया है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि लॉकडाउन के विकल्प पे विचार करे। बिल्कुल जी वीरेंद्र जी। बहरहाल आज मोहसिन रजा साहब आए हैं और इनकी सरकार पूरी आइसोलेट हो गई, तो आज इनके साहित्य में इनके लिए 4 लाइनें लिख कहूँगा कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं और अब तो घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, और मेरे मालिक ने मोहब्बत का चलन छोड़ दिया है और करके बर्बाद मेरे दिल का चमन छोड़ दिया है, और फूल भी अब तो मुझे खार नजर आते हैं, और जो कल तलक मसीहा थे अब वो खुद बीमार नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे मंत्री मोहसिन रजा साहब का रुख करूंगा। मोहसिन रजा साहब, जो हालात हैं वो संक्रमण का स्तर पहली लहर के मुकाबले इस बार 4 से 5 गुना ज़्यादा घातक और ज़्यादा संक्रामक तरीके से फैल रहा है। इस वक्त के क्या हालात हैं हम सब और आप सब वाकिफ़ हैं, ग्राउंड परिस्थितियां क्या हैं आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बचे हुए वक्त में आपके पास तैयारियों के लिए क्या क्या आपने तैयारियां की हैं और आपके पास प्लानिंग क्या है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके? देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह से अभी वीरेंद्र जी ने तमाम बातें की, थोड़ा सा मैं उधर जाना चाहूंगा। उनका कहना है कि हम घूम रहे हैं, हमें बेड नहीं मिल रहे हैं, आप अपने रिपोर्टर्स को भेजिए और हमारे उन परिवारों के पास भी जाइए जो उनकी व्यवस्था में लगे हैं, जो उनके इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर्स हमारे, चाहे एसजीपीजीआई के हों, केजीएमयू के हों या और हमारे आरएमएल के हों। ये सब जो डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित हुए हैं, ये घर में नहीं बैठे थे, ये सरकार के साथ में शासन प्रशासन के लोग जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं
वो जनता के लिए सड़कों पर हैं, मैदान में हैं, अस्पताल में हैं। आपने देखा आज माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय के तमाम हमारे प्रमुख सचिव और माननीय मुख्यमंत्री ने भी आइसोलेट किया अपने को। तो ये बात मानना होगी कि ईमानदारी के साथ में प्रदेश की जनता को संक्रमण से बचाने के लिए, व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए और अच्छे विकल्प खोजने के लिए सारे मंत्रियों के साथ में कल माननीय मुख्यमंत्री ने बैठकर सबको अपने प्रभार क्षेत्र में और लखनऊ को लेकर खास करके मुख्यमंत्री खुद जो हमारे कोविड सेंटर्स हैं उनमें गए और लगातार मंत्रियों से कहा कि अब आपके पास कोई इमरजेंसी प्लानिंग है कि कम से कम इन 4 शहरों को कैसे बचाएंगे आप? ब्रजेश जी, लेकिन जिस तरह की बात और जिस तरह की राजनीति कांग्रेस सपा बसपा कर रही है, ये बिल्कुल भी बहुत ही निंदनीय है। आप राजनीति को एक तरफ रखें, आप मुझे जवाब दें। मैं नहीं कहना चाहता कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मैं नहीं कहना चाहता कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, क्योंकि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हम सबकी सामूहिक आपके जिम्मेदारी पास का इन मुद्दा 4 है। शहरों को लेकर कोई एक्शन प्लान है इमरजेंसी में? देखिए, सारी जगहों के लिए हमारे पास एक्शन प्लान है। जहां जहां पर भी हमारे पास में बेहतर विकल्प हैं, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने आदेशित कर दिया है और हम सब सारे मंत्रीगण जो जो हमारे प्रभारी जिले हैं, तमाम अधिकारी लगातार ऑन द टोस काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से, और जो बात अभी उदयवीर जी ने कही कि आपने रोक दिया है, आपके 2 रिपोर्टर ने भी कहा किसी को नहीं रोका गया है कि जांच ना करिए, ये ना करिए, ये सरासर एक इल्जाम है, ये गलत बात है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर है तो दिखा दीजिए। तो एक काम करिए ना, इसकी जांच के आप आदेश करा दीजिए। नहीं, आपसे मैं कह रहा हूं ये बोहतान मत लगाए जाए, बैठकर जो सच्चाई है वो एक्सेप्ट करिए। अगर प्राइवेट लेबोरेटरीज में जांच, एक काम करें वीरेंद्र ना, जी ने कहा कि आप देखिए, ब्रजेश जी, वीरेंद्र जी ने खुद कहा उन्होंने कि हाँ पैंडेमिक है और इस तरह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है कि आप अगर 10 लोगों की जांच करेंगे तो 100 लोगों को खुदा न खास्ता फिर हो जाता है। तो इसलिए व्यवस्थाएं हमारी जो है वो इसलिए परेशान हो रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारी व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं क्योंकि हमारी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप उसको सिर्फ एक रोकने का काम में मदद प्रयास कर दीजिए निर्विवाद जनता कर रहे हैं हम की, लोग। जनता के लिए सिर्फ एक काम में आप मोहसिन भाई मदद कर दीजिए, जांच खोल दीजिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मैंने कहा जांच कि सबके सारी लिए उपलब्ध जांचें करा दीजिए। ब्रजेश जी कतई तौर पर खुली हुई है। मैंने कम से कम 10-12 लोगों की जांचें खुद कराई हैं अपने सामने। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, एक फोन कॉल पर लोग गए हैं। अरे आज तो अखिलेश यादव जी ने अपने घर पर बुलाकर कराई है जांच, अब इससे बात क्या हो सकती है? अरे तो उन्होंने वो अपने पूर्व घर पर मुख्यमंत्री बुलाया, वो गया हैं, कि नहीं गया? ताकतवर नेता सरकारी हैं, आदमी तो लार्जेस्ट गया। पार्टी के अपोजिशन के हेड हैं, तो भाई हमारा उनके लिए तो सब जो- कोई खड़ा है, अगर गरीब हमारे आदमी के पास लिए कौन खड़ा व्यवस्थाएं है? नहीं थी, तो उनके घर पर जाके कैसे चेकिंग हो गई, कैसे उनका टेस्ट हो गया? ओके उदयवीर जी, जिसका टेस्ट हो रहा है थैंक वो यू। सब कराए जा रहे हैं। ओके उदयवीर जी, ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी तो अपना टेस्ट करा लिए, अगर टेस्टिंग रुकी होती तो उनका टेस्ट कहां से होता? इनके मंसूबे देखिए, ये अखिलेश जी का भी नहीं होने देंगे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, प्राइवेट लैब्स का आप डेटा रिलीज करा दीजिए। पिछले पर प्रतिदिन कितनी जांच रिपोर्ट उन्होंने की। जब संक्रमण बढ़ रहा है तो जांच रिपोर्ट भी, जांचें भी ज्यादा हुई होंगी। आपके मंत्री ब्रजेश पाठक लिख रहे हैं कि 4 दिन से 7 दिन तक रिपोर्ट नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? 7 दिन पहले से वो प्रशासन से कह रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। देखिए, मैं और मोहसिन रजा साहब हवा हवाई नेता हैं। हम लोग विधान परिषद में आते हैं अपने नेताओं की कृपा से। ब्रजेश पाठक विधानसभा में जनता से चुन के आए हैं, उनका घर घेर लेते हैं लोग, जवाब देना पड़ता है। इसलिए ब्रजेश पाठक कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन ये जनता का दबाव है, जिनके लोग मर रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए ये चिट्ठी लिखनी पड़ी। मोहसिन रजा साहब को क्या है, मुझे क्या है? अपनी लीडरशिप की गुणगान करो, अपनी पार्टी दफ्तर के चक्कर लगाओ, बन के आ जाओ एमएलसी, फिर मंत्री भी बन जाओगे, कृपा रहेगी तो कोटे में। तो सवाल ईमानदारी का है। ईमानदारी की बात यह है, डीएम लखनऊ ने अपने मुंह से कहा कि सड़कों पे लोग मर रहे हैं। सुना नहीं इन्होंने? कहा लखनऊ डीएम ने। अगर झूठ बोला डीएम ने तो क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई अब तक डीएम पे? लोग लखनऊ में सड़कों पे मर रहे हैं जी। आपको शमशान भी मुहैया नहीं हो रहा और आप शमशान के बाहर खड़े होकर चालान काट रहे हो।
ओके, सुचि विश्वास जी, थैंक यू उदयवीर जी, शुक्रिया थोड़ा आपका। शर्म करते। ओके, सुचि पूरे विश्वास जी, सुबह से महिला शाम तक 12 घंटे तक जूझती रही। समस्याएं लकड़ी बहुत के लिए। विकराल हैं लखनऊ में, इसमें लकड़ी कोई खुद दो राय इंतजाम नहीं। करके लाई और वाराणसी, लौट के आए तो कानपुर और परिजनों की प्रयागराज। गाड़ी का चालान काट दिया। थैंक यू उदयवीर इसके जी, लिए आपदा नहीं है। जी थैंक यू। वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, इन तीनों जगहों पर भी लखनऊ से ज़्यादा खराब हालात हैं। लखनऊ तो फिर भी मीडिया की वजह से रिपोर्ट में है, इन 3 जगहों पर तो विशेष तौर पर स्थितियां खराब हैं। आपके पास कोई सुझाव है कि हम क्या बेहतर तरीके से स्थितियों को हैंडल कर सकते हैं? आपके पास कोई सरकार के लिए सुझाव है? देखिए, मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ टीका उत्सव के बड़े बड़े होर्डिंग्स लग चुके हैं और एक्शन प्लान के नाम पर सरकार के पास एडवर्टाइजिंग है, क्योंकि जब वाकई सरकार को प्रिपरेशन करनी थी तो फिर योगी सरकार काम दरदार। तो ये सिवाय प्रोजेक्शन, पब्लिसिटी, इवेंट मैनेजमेंट, एजेंडा और मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा धरातल पर कुछ करते ही नहीं है। अगर सरकार ने गंभीरता से कोई भी कदम उठाए होते, अभी आपको याद होगा पिछली बार भी जिसने पीपीई किट का घोटाले की खबर उठाई, उस पत्रकार को एसडीएफ वाले ले गए। जब आईसीएमआर की किट्स खरीदनी थी उसमें घोटाला हुआ तो भी पत्रकारों पर कार्यवाही हुई। फिर ऑक्सीमीटर और वो किट किस भाव में उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीदी गई, तो तमाम घोटालों पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जनमानस, जन कल्याण, जन स्वास्थ्य की भावना को लेकर कभी गंभीर रही ही नहीं। तो जब उनकी प्राथमिकता में ही सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग है, तो हम ये कैसे अपेक्षा करें कि सरकार के पास एक्शन प्लान होगा? हाँ, उनके पास चुनाव का एक्शन प्लान होता है, फिर वो पन्ना प्रमुख से शुरू होते हैं, बूथ मैनेजमेंट, हर छोटी छोटी कमेटी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 2000 आईसीयू वेंटिलेटर बेड कहाँ गई जिसका दावा किया गया था? तो फर्जी बातें, फर्जी आंकड़े, झूठी बातें, किताबें, यही इस सरकार की पहचान है भाई। वेंटिलेटर वाली आईसीयू बेड कोई टेंट हाउस की बेड तो है नहीं कि आप लाए और गद्दा बिछाया, चादर डाल दी, बेड बन गया। वेंटिलेटर बहुत बड़ी चीज होती है, उसको ऑपरेट करने वाले लोग एक्सपर्ट्स होते हैं। ये लोग राजनीतिक द्वेष की भावना से काम करते हैं, चाहे कैंसर हॉस्पिटल की ओपीडी बंद करना हो या और बहुत सारी योजनाएं। सरकार को अपना नाम बदलने, अगर मुख्यमंत्री जी ने कुछ और किया होता तो वो दिखता। 4 वर्षों के कार्यकाल में अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ भी किया होता तो आने वाला 2 महीना फिर कैसा आप देखती हैं उत्तर ठीक प्रदेश वैसे ही जैसा वो उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य के रूप में आए थे और गोरखपुर के बीएलआरडी अस्पताल में 1049 बच्चे, फूल से नाजुक बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए। तो वो दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ। जब तक वो हैं तो आप ये अपेक्षा ना रखें, क्योंकि उनके पास कोई दूरदर्शिता, कोई मानक, कोई नैतिकता नहीं है। वो पार्टी के प्रचारक हैं और वो सिर्फ कुछ लोगों के प्रति जिम्मेवार हैं। अवनीश दीक्षित, आप मुझे बताइए कि कानपुर में हालात इतने खराब होते जा रहे हैं लगातार, क्या इस बात को लेकर वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच किसी किस्म की कोई बैठक हुई ताकि कानपुर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, लोगों की जिंदगी बचाई जा सके? कि अभी एक मुख्यमंत्री ने अपने एक दूत यहाँ कानपुर भेजे थे, अंजनी कुमार सिंह, वो सिर्फ घूम घूम के सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। उनके आने में उन्होंने मीटिंगें तो की, बंद कमरे में की, लेकिन मीटिंगों में क्या रिजल्ट निकले, क्या उन्होंने आदेश दिए, क्या निर्देश दिए, क्योंकि स्थिति जस की तस बनी हुई है। अंजनी कुमार सिंह सिर्फ अखबारों में बयान देते घूम रहे हैं कि हमने ये किया, मैंने जमीन से उठा के आसमान पलटा दिया, आसमान से उतर के जमीन पलटा दी, लेकिन हकीकत कोसों यहाँ से दूर है। और यही वजह है कि कानपुर के डीएम और कमिश्नर बराबर अस्पताल घूम रहे हैं, बस अड्डे घूम रहे हैं, रेलवे स्टेशन घूम रहे हैं और खुद चेकिंग कर रहे हैं आखिर यहाँ पर आरटीपीसीआर हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है कि नहीं, यहाँ जो मरीज आ रहे हैं बाहर उनकी जांचें हो रही हैं या नहीं। लेकिन जो दूत बन के आए मुख्यमंत्री के, वो सिर्फ कागजों हवाबाजी चल रहे हैं। और बात करें अगर हम अपने जनप्रतिनिधियों की, तो कानपुर से 4 से 5 मंत्री हैं, 4 और एक सांसद से लेकर के 5 से 6 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये सब बिलों में गायब हो गए और जनता इनको पोस्टर लगा के ढूंढ रही है, इन पे इनाम घोषित करवा रही है कि कहीं ना कहीं ये प्रकट हो जाए हमारी व्यथा सुनने। क्योंकि आप तो कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, अभी आपने मंत्री जी की बात सुनी। मंत्री जी का कहना है कि प्राइवेट लैब्स में जांच रोकने के कोई आदेश नहीं है। आपकी प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई, वो क्या कह रहे हैं? और मंत्री जी का बयान, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी का बयान बिल्कुल गलत है। मंत्री जी को मैं चैलेंज करता हूं, वास्तव मंत्री पद पर हैं और योग्य मंत्री हैं, काफ़ी लखनऊ के जाने माने हैं और कोटे से मंत्री हुए हैं, निश्चित में कोई निश्चित दो राय नहीं कि मेरी योग्यता इनसे कूट कूट कर भरी होगी। इनमें इतना ही, अगर हमारा बयान झूठा है तो ये अपने अधिकारियों से उसकी जाँच करवा लें, अगर गलत निकल जाए तो एक मुकदमा ये और अपनी सरकार की तरफ से हमें दे दें, हम लेने को तैयार होंगे। मंत्री बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, प्राइवेट जांचें बिल्कुल बंद कर दी गई हैं और सरकारी अस्पतालों में और जो पैथोलॉजी में जांचें हो रही हैं उन नाक के बराबर हो रही हैं और उनके रिजल्ट तब आ रहे हैं जब मरीज मर जा रहा है या मरने के कगार पर पहुँच जा रहा है। और आज बता दूँ आपको, एक हमारे मिलने वाले वो करीबी
उन्होंने कहा मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बेड दिला दो। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में जब बेड के लिए फ़ोन किया तो कानपुर सबसे बड़ा हॉस्पिटल एजेंसी हॉस्पिटल, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले अब भैया जब कोई निकल जाएगा पास अभी हो जाएगा तब आपका नंबर आ जाएगा। मतलब वो इंतजार कर रहे कब वो निकले तो दूसरे मरीज को जगह दे दें। जी बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े रहिएगा अवनीश जी हमारे साथ। कुमार पुष्कल, आप मुझे बताइए कि दिल्ली बॉर्डर पर हालात कैसे हैं, और अगर कोई ऐसे हालात होते हैं कि पलायन बड़ी संख्या में बढ़ता है तो क्या गाजियाबाद और नोएडा का प्रशासन इसके लिए तैयार है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और दिल्ली सरकार से कोई फीडबैक आपको इस बारे में मिल पाया है? देखिए ब्रजेश जी, अभी तक पलायन की स्थिति यहाँ नहीं बन पाई है। जिस तरह से अभी माहौल उस तरह से बहुत ज़्यादा खराब दिल्ली में नहीं देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार पैंडेमिक था, दिल्ली सरकार ने सबक जरूर लिया है, तैयारियां शुरू से की हैं, और जिस तरह से उनकी व्यवस्थाएं हैं और साफ तौर पे देख रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं लगातार संख्या में बढ़ रहे हैं। अभी 13,500 की संख्या है, लेकिन धीरे धीरे 24 घंटे में वो संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन पलायन की अगर बात करें तो अभी दिल्ली सरकार के पास कोई उस तरह का एजेंडा नहीं है, लेकिन साफ तौर पे उन्होंने कहा है, लोगों से आप कहा वहाँ पर है नजर कि बनाए अपना रखें जो पुष्कल जी। बिजनेस है उसको मोहसिन रजा साहब, लखनऊ के लिए आपके पास कोई आकस्मिक आपातकालीन मेडिकल प्लान है कि आप यहाँ के लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हों, लोगों को बेड्स मिलें, इसके लिए कोई इमरजेंसी प्लान आप लोग मिलकर लखनऊ के लिए विशेष तौर पर बना रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, लगातार इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री गंभीरता से इस पर मीटिंग्स कर रहे हैं और लगातार इस पर काम हो रहा है, और रोज जितने भी बेड्स बढ़ सकते हैं लखनऊ में हम बढ़ा रहे हैं, और जो बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं हैं उसको लागू कर रहे हैं। लेकिन आपने जो जिस तरह से तमाम आपके रिपोर्टर्स और बोल रहे थे, उदयवीर जी को मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे, हमसे सीनियर भी हैं। उदयवीर जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, और कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी उससे आता हो, आपने जिस तरह से कहा कि हम इससे आते हैं वो उससे आते हैं, ऐसा नहीं है। इतना फ्रस्ट्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। यही जनता है, आपके कार्यों पर आपको रोकती है, आपके कार्यों से आपको हटाती है। तो ये पेंडेमिक है, इस समय हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, और योग्यता आदमी जब काम करता है तो तय हो जाती है। ये कोई ये ना कहे कि मुझे इसने बना दिया, मुझे उसने बना दिया। हो सकता है किसी पार्टियों का चलन होगा कि वहां चटुकारता से लोग नेता बनाए जाते होंगे, हमारी पार्टी का नहीं है, हमारे यहाँ योग्यता के आधार पर बनाए जाते हैं। तो ये बातें टीवी पर बैठकर बोलना, ये कहीं ना कहीं हमारा फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। ये फ्रस्ट्रेशन है, हमारे पास योग्यता है, हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, अब मैं चाहता हूं कि उदयवीर जी आपकी बात का जवाब दें। उदयवीर जी गो अहेड, उदयवीर जी गो अहेड। जो हमारे एक कानपुर से पत्रकार भाई बोल रहे थे, अगर पैंडेमिक में आपको जो भी अगर पैंडेमिक में मुझे अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत पड़ रही है तो इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन किसी चीज का नहीं हो सकता। करने से अपना फ्रस्ट्रेशन, अगर योग्यता साबित करने की जरूरत आपको इनको पैंडेमिक में है तो गरीब की मदद करके दिखाएं, इलाज करके दिखाएं। मुंह से गाल बजाने से योग्य नहीं हो जाते, गाल बजा के कोई योग्य नहीं हो जाता। बुक्कल नवाब हमारे यहाँ योग्यता, इनके यहाँ भी योग्य है। सवाल ये है, जनता मर रही है और आप यहाँ भाषण दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इससे आपको योग्य मालूम है? प्रदेश की जनता के लिए योग्य नहीं मान सकता। इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होती। जो देश को बनाने वाले आम नागरिक हैं उनको मरता देख रहे हो आप बैठ के, बनाया गया और टीवी पे आके यहाँ भाषण दे रहे हो। दोबारा मत कहिएगा, आपको शर्म करिए थोड़ा, नहीं शर्म करिए। जनता का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। और आप जनता आपका इमरजेंसी प्लान ये है कि आप फोन बंद कर लेना बाद में, संविधान की शपथ लेते हैं, फोन बंद कर लेना बाद में। इसीलिए जनता सड़क पे मर रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, डोंट फाइट, डोंट फाइट, थैंक यू, शुक्रिया, टाइम ओवर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को देखने के लिए। वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मेरी आपको रोजाना की तरह आज भी यही सलाह है कि कृपया मास्क पहनिए, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोविड बिहेवियर जो हैं उनका पालन करिए, और बहुत आवश्यक हो तभी घरों से निकलें, क्योंकि इस वायरस का संक्रमण जिस तरह से विस्तार रूप धारण कर रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत ही खतरनाक है, और अगर आप एक बार वायरस की चपेट में आए तो फिर आगे क्या होगा इसका आकलन भी आप नहीं कर सकते हैं। लिहाजा सावधानी ही बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। मास्क ज़रूर पहनें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।